आवाज़ कम करिए। ये तुम्हारे वीडियो में इसका फैन जो है ज़्यादा हो रहा है। चलिए देखिए, कल आप लोगों ने घनकोण पढ़ा था। हाँ? हाँ, गर्मी लगेगी, लेकिन थोड़ा वो करिए। मतलब क्या है कि थोड़ा कष्ट सही है ना, नहीं तो वीडियो की अच्छी क्वालिटी नहीं पहुंचेगी तुम लोगों के पास। चलिए देखिए, कल हम लोग घनकोण पढ़े थे ना। हाँ, घनकोण के विषय में संपूर्ण पृष्ठ द्वारा घनकोण कितना बनेगा, 4 पाई। इतना तक कल हम लोग पढ़े थे। एक कॉपी दे रहा, एक कॉपी देखिए, अब लिखोगे किसको। ये वस्तु है कॉपी, ये इसका पृष्ठ है। अभी ये वस्तु जो है, देखिएगा ध्यान से, हमारा हाथ दिख रहा है, हाथ को एक समतल मानते हैं, उस पर वस्तु रखे हुए। अभी वस्तु जो है हमारे हाथ के बिल्कुल किसमें है, समांतर में है ना। वस्तु जो है हमारे हाथ के क्या है, समांतर है ना, ऐसे ही तो रखा है। बोलो, ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तु हमारे हाथ पे लंबवत हो जाएगा। जरा विचार करते हैं वस्तु के और उसके पृष्ठ पर, ये इसका पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। वस्तु हमारे समांतर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा किस डायरेक्शन में है, ऊपर है ना या नीचे। वस्तु हाथ के समांतर है लेकिन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ऊपर लंबवत है। एक चीज समझाना था आप लोगों का कि वस्तु और उसका जो क्षेत्रफल की दिशा होती है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। समझे ना। इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की दिशा में, ऐसे क्षेत्रफल इस दिशा में लग रहा है, और जो वस्तु है ये आपका क्या है, समांतर है। तो वस्तु और उसके क्षेत्रफल के बीच में कितने कोण का अंतर होता है, 90। हमने कहा एक वस्तु लंबवत रखा गया है किसी चीज के, एक वस्तु किसी तल के लंबवत रखा गया है तो उसका क्षेत्रफल उस तल के क्या होगा, समांतर होगा। देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड तल मान लीजिए, हमने कॉपी को जो है तल के लंबवत रखा है, तो उसका पृष्ठ जो है किस दिशा में है, समांतर है ना, इस बोर्ड के समांतर में है। बोलो, अगर हम वस्तु को समांतर रख दिए तो इसका क्षेत्रफल इस बोर्ड के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। समझे ना। यानी कि क्षेत्रफल और वस्तु के बीच में कितने अंश का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे, देखो ये मान लीजिए कि आपका एक पृष्ठ है, ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल खंड है, क्षेत्रफल अवयव है जिसका क्षेत्रफल कितना है, डी है, जो कि क्षैतिज से कितना कोण पे बना रहा है, ये डी ए क्षैतिज से थीटा कोण पे है ना। क्षेत्रफल जो है वो क्षैतिज से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो इस समय इसके दो घटक होंगे, एक डी ए कॉस थीटा होगा और एक ऊपर हो जाएगा डी ए साइन थीटा, है ना। ये डी ए साइन थीटा हो जाएगा। इस पृष्ठ के लिए ये समझ में आएगी, ये आपका एक क्षेत्रफल खंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए है, इसकी दिशा क्षैतिज से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है ना। अब वही कॉपी समझ लीजिए कि जैसे एक तो हम ये रख दिए कि अभी ये समांतर है, धीरे धीरे झुकाते जाएंगे तो इनके बीच जो क्षेत्रफल खंड है उनके बीच का कोण जो है आपका क्षैतिज के समांतर नहीं रहेगा। समझ रहे ना, कुछ कोण जो है बनने लग जाएगा। अभी तो समांतर है बिल्कुल, अभी ये 30 अंश 35 अंश 40 अंश ऐसे होते चला जाएगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो हमने ये मान लिया कि डी ए है और डी कितने कोण पे है, थीटा कोण पे है ना। इसके दो घटक होंगे, क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर। जब कोई सदिश किसी कोण पर कार्य करता है उसके दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। इस पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल कार्य करेगा, है ना, वो कौन सा कार्य करेगा, क्षैतिज घटक। बात समझिएगा, क्षैतिज घटक का मतलब ये हो गया और ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। ये मान लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं,
ये हमारा कॉपी है, कॉपी का ये पृष्ठ है ना। जब हम कॉपी को ऐसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम कॉपी को ऐसे रखेंगे, ये दिख रहा है, जब हम कॉपी को ऐसे रखेंगे तभी संपूर्ण वैद्युत बल रेखा इसके क्षेत्रफल से आर पार निकल पाएगी। समझ रहे? नहीं समझ रहे भाई? ये वैद्युत बल रेखा, हम जब कॉपी को ऐसे रखेंगे यानी क्षेत्रफल इस वैद्युत बल रेखा की दिशा इस दिशा में और क्षेत्रफल भी इस दिशा में, जब दोनों समांतर होंगे तभी वैद्युत बल रेखा उसमें से क्या हो पाएगी, निकल पाएगी। अब अगर हम क्षेत्रफल लंबवत कर दें तो क्या ये वैद्युत बल रेखा इससे निकल पाएगी? बोलो। यानी कि जो लंबवत घटक है वो यहाँ पे उसका मतलब कोई नहीं है यहाँ, है ना, इसके लिए उसकी वैल्यू 0 है, उसमें से कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं निकलेगी। तो काम कौन करेगा हमारे लिए? क्षैतिज घटक डीए कॉस थीटा, ठीक ना। इसी का घन कोण डिपेंड करेगा, इसी के द्वारा डीए कॉस थीटा के द्वारा जो घन कोण यहाँ पे बनेगा वही डिपेंड करेगा वैद्युत बल रेखा पर या वैद्युत क्षेत्र, जो भी हमें गणना करनी होगी। लंबवत वाले से कोई मतलब नहीं, वही तो बता रहे हैं ना, समझ में आया नहीं? जब क्षेत्रफल वैद्युत बल रेखा की दिशा के समांतर होगा वही हमारे काम को होगा, लंबवत होगा वो 0 हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो फिर से देखिएगा, अब यहाँ पे हम अगर मान लो कि जो है घन कोण का सदिश रूप लिखना चाहें, घन कोण का सदिश रूप, ठीक है, सदिश रूप कैसे लिखेंगे? डीए कॉस थीटा, डीए यहां से मान लीजिए कि ये आपका क्षेत्रफल खंड है, ये पॉइंट ओ है, यहां पर ये कितना कोण बना रहा है? डी ओमेगा का। तो क्षेत्रफल खंड डीए कॉस थीटा द्वारा बिंदु ओ पर बना घन कोण डी ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा? अब लिखेंगे डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या पढ़ा थे? क्षेत्रफल बटे क्या? त्रिज्या स्क्वायर। अभी जो हमारा क्षेत्रफल है उसका क्षैतिज घटक कितना है? डीए कॉस थीटा। इसके पहले जो हम पढ़े थे उस क्षेत्रफल की दिशा को हमने क्षैतिज ही रखा था, इसलिए वहां पे केवल क्या लिया था? डीए। लेकिन अभी हमने क्षेत्रफल को ऐसे घुमा दिया कितने कोण पर? थीटा कोण पर। तो अब इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना हो जाएगा? डीए कॉस थीटा। हमें क्षैतिज वाले से ही मतलब है, ऊर्ध्वाधर से मतलब नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर इस पृष्ठ से कुछ गुजरने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? तो डीए कॉस थीटा के कारण क्या हो जाएगा? डी ओमेगा इक्वल डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओमेगा इक्वल कितना हो जाएगा? डी उधर जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्यों जी? डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमारा जो पृष्ठ है वो किस प्रकार का पृष्ठ है? मतलब बंद निकाय है या खुला निकाय है? बंद निकाय है, तो इंटीग्रेशन ये बनेगा, क्यों जी? डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। बात समझे? यहाँ कोई दिक्कत? ये आपका हो गया एक और फॉर्मूला। अभी ओमेगा का मान यही पढ़े थे ना लोग को। तो डी इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये समझ में तो आ गया ना? यहाँ पे कुछ मंत्र नहीं मारा गया। इसके पहले वाले क्लास में इसको बेहतरीन ढंग से समझाया गया था कि कैसे ये वाला इंटीग्रेशन होता है और खुले निकाय वाला इंटीग्रेशन कैसे होता है ना। और जब कभी पूर्ण वैल्यू निकालनी होती है तो डी उधर जाकर क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन हो जाता है। ये समझाया, इसको नोट करिए जल्दी, है ना। घन कोण का सदिश रूप ऐसे करके हेडिंग डालिए, वैद्युत फ्लक्स, ठीक ना। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही क्या बोलते हैं हम? वैद्युत फ्लक्स, है ना। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। बात समझे ना? वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, है ना। तो अब ये लिखेंगे, परिभाषा पहले लिख लीजिए, वैद्युत फ्लक्स की हेडिंग डालिए। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को
एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अथवा और लिख लीजिए एक परिभाषा इसकी। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से यस कमिंग किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के बराबर होता है ना। अर्थात यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर डीए हो तो का सदिश क्षेत्रफल कह सकते हो आप वहां पे। हाँ, सदिश क्षेत्रफल वेक्टर डीए हो तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर अदिश गुणनफल को डॉट से निरूपित करते हैं और सदिश गुणनफल को क्रॉस से, है ना। ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। अब यहाँ पे ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए। अदिश गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? वेक्टर ए डॉट ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ई डी ए का, समझे ना। अब ये फाई बराबर, अब ये लिख सकते हैं आप संपूर्ण पृष्ठ। यही मान लीजिए आपका पृष्ठ बिंदु है। यहाँ पे क्षेत्रफल खंड ये है डीए जो कि क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है और इसका इस पर घन कोण कितना है? डी ओमेगा मान लीजिए, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में है? ये आप मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। तो पहले इस क्षेत्रफल खंड डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डीए। डीए से जो गुजरने वाला मान निकालेंगे उसका मान भी डी फाई ई ही होगा ना, कल समझाए थे। डी से गणना करने पर डी ही प्राप्त होता है। क्यों? अति सूक्ष्म अनुपातिक मान से गणना करने पर हमें अति सूक्ष्म अनुपातिक मान ही प्राप्त होता है। अब ये डी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर, अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, तो डी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने जो आकृति ली है वो बंद आकृति ली है तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। क्यों जी? ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब जो जिसके साथ डी लगा होता है उसी को इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं? फाई बराबर ई
cos थीटा हम बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई सॉरी केवल डी ए बचेगा ना, और अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, ये क्या हो जाएगा, ई ए cos, समझ में आ गई, ये cos थीटा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, पक्का नोट कर लो, नोट करो जल्दी, हेडिंग डालिए गॉस परमीय। देखिए गॉस में जो है लिखना नहीं है तो समझना भी है, तुम तक लिखने लग जाते हो। क्या बोले हम, गॉस, गॉस में जो है किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना के लिए ये नियम, ये सिद्धांत दिया था, समझे ना। उन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश, मान लो कि इस पृष्ठ में कुल आवेश कितना है, क्यू, इसके सेंटर पे एक आवेश क्यू रखा गया है, इस पृष्ठ पूरे पृष्ठ के लिए कुल आवेश कितना है, क्यू है। तो उन्होंने बताया किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान उस पृष्ठ से बंधे आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर Q/ε0। क्लियर हुआ, फिर से समझिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलिए लिखिए, इसको लिख लीजिए, गॉस परमीय, नंबर एक नहीं, केवल परमीय वो लिखिए, गॉस परमीय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 या ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, अब हेडिंग डालिए उत्पत्ति। अब इस फार्मूले की उत्पत्ति हम लोग करेंगे, ठीक है। मान लिया कि आपका ये एक पृष्ठ है, ठीक है, ये आपका कोई एक बंद निकाय है, इसका केंद्र O है जिस पर Q आवेश रखा गया है, बिंदु O पर क्या रखा गया है, Q आवेश। अब इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, ये जो आपका एक पृष्ठ हमने रचना की है, एक काल्पनिक पृष्ठ है, और जब हम वैद्युत फ्लक्स की गणना किसी पृष्ठ के लिए कर रहे होते हैं तो उस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ, इसको गॉसियन पृष्ठ माना जाता है। माना गॉसियन पृष्ठ के एक छोटे से क्षेत्रफल खंड जिसका क्षेत्रफल कितना है, dA, क्षैतिज से कितने कोण पर स्थित है, थीटा, तो यहाँ पे ये इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा dA cos थीटा, और इसके द्वारा इस बिंदु पर घन कोण बन रहा है dω, और ये कितना है, बिंदु R है, ये बिंदु P है। बिंदु P पे मान लिया कि क्षेत्रफल खंड dA स्थित है, ठीक है। तो इस पूरे पृष्ठ के कारण हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स, लेकिन पहले हम किसके लिए गणना करेंगे, एक छोटे से क्षेत्रफल खंड के कारण गणना करेंगे, ठीक है। तो लिखने में, माना एक पृष्ठ के बिंदु O पर Q कूलाम का आवेश स्थित है, ठीक है। इससे
r दूरी पर चित्रानुसार एक बिंदु क्या है, बिंदु P है जिसका क्षेत्रफल खंड DA क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। बस इतना बहुत है ना। जब कुछ ज्यादा ना आए लिखने को तो जो है 1-2 पॉइंट लिखिए जो सही सही है, उसके बाद चित्र तो बना ही रहे हैं, उसमें लिख दीजिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है ना। पुराने ट्रिक पे आइएगा, और नहीं तो लिखना आ रहा है तो लिखिएगा अपना, है ना। जब भी हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, जितनी चीजें हम लोग बनाए होते हैं और जितनी चीजों की जरूरत होती है सबको लिखना जरूरी होता है ना। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लिखिए, उसके बाद बता दीजिए कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, लेकिन चित्र आपका सही बना होना चाहिए, समझे। चलिए, तो पहले हम यहाँ DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, है ना। क्षेत्रफल खंड DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्यों जी, वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर आपने पढ़ा है वेक्टर E डॉट DA, बोलिए, या d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E DA cos। हम गॉस प्रमेय की उत्पत्ति कर रहे हैं। गॉस का जो सूत्र है, क्या सूत्र है उसका, फाई E बराबर Q अपॉन, यही सूत्र का हमें डेरिवेशन करना है। यहां तक की लाइन सबको समझ में आई ना। DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई बराबर वेक्टर E डॉट DA, और डॉट गुणनफल का मान क्या होता है, E DA cos थीटा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। अब यहां से फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन उधर जाएगा, ये इंटीग्रेशन हमने कर लिया, इंटीग्रेशन E DA cos थीटा, ठीक ना। यहां तक सबको समझ में आया। ये इंटीग्रेशन इसलिए लिया क्योंकि इसको बंद पृष्ठ माना गया है ना। क्यों, चले आगे बताएं। यहां तक सबको समझ में आ गया ना। अरे हाँ हूं बोला करो भाई, हमें भी लगे, नहीं तो हमें लगेगा कि हम केवल कीड़े मकोड़ों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, इधर देखो, आगे का देखिएगा। पहले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है ना आप लोगों ने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q बाई, पढ़ा था। ये E की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, हाँ परमिशन है। चलिए, फाई बराबर, अब एक परमिशन लेना पड़ेगा आप लोगों से। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर DA cos, ठीक है भाई। E की वैल्यू ये रखी गई है, बाकी DA cos थीटा वही है। समझ में आ रहा है। आगे चले, आगे बताएं। बोर्डवा छोटा पड़ जाता है, हाँ बोर्डवा वो बहुत पहले ये वाली शक्ति छोड़ दी है। इधर देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, Q/4πε0 को बाहर कर लिया हमने, इतने पार्ट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, बचा क्या, इंटीग्रेशन DA cos थीटा अपॉन, स्मरण करिए इसका मान हमने कुछ बताया था आप लोगों को, Q/4πε0। देखिए अभी आज ही डेरिवेशन कराया है, इंटीग्रेशन DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 4 बराबर क्या हो गया, प्रूव हो गया ना। फाई बराबर कितना हो गया, Q अपॉन, समझ में आया। क्या दिक्कत हो रही है ना, तो इसको हम बंद कर दे रहे हैं, लोड कर लो।